एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर जब अपने गांव के पंचायत इलेक्शन के लिए खड़ा होता है तब उसकी पत्नी उस पर यह कहते हुए पिटीशन फाइल कर देती है कि उससे अपने पति से डिवोर्स चाहिए क्योंकि उसका पति गे है। तो अब उनके रिश्ते में आगे क्या होगा? क्या सच में उसका पति गे है या पत्नी किसी बात को लेकर उससे बदला ले रही है? जानेंगे आज की कहानी में, जो है 2023 में रिलीज हुई एक मलयालम ड्रामा मूवी कठल द कोर। कहानी की शुरुआत होती है ओमना नाम की औरत को दिखाते हुए, जो सुबह सुबह चर्च पहुंचती है और बाहर एक कैंडल जलाती है। तभी वहां पर उसकी बेटी फेमी आती है और वो पूछती है कि पापा कहाँ गए। ओमना बताती है कि तुम्हारे पापा मैथ्यू फिलहाल इलेक्शन के कामों में बिजी हैं। वो अपने माँ से पूछती है क्या आपने पापा से बात की, जिस पर सन्नाटा सा छा जाता है। इसके बाद हम मैथ्यू को देखते हैं जो ओमना का पति है। वो सिबिन के साथ अपने इलेक्शन कैंपेन को लेकर बात कर रहा था। इसके बाद मैथ्यू जाता है एक परिवार के मैटर को सॉल्व करने के लिए, जहाँ हम देखते हैं कि राजन नाम का आदमी है और उसकी बेटी अपने घर में रहने वाले नौकर से प्यार करने लगी है और उसे शादी करना चाहती है। वो लड़की कहती है कि मैं भी काम करती हूँ, वो लड़का भी कमाता है, हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। जिस पर मैथ्यू भी लड़की के बात से सहमत है। ये सुनकर लड़की के पापा राजन रोते हुए अंदर चले जाते हैं क्योंकि उसकी तो कोई यहाँ सुन ही नहीं रहा। घर पर हम मैथ्यू और उसके साले टॉमी को देखते हैं जो अपने जीजा को समझा रहा होता है कि शहर में आपकी बहुत इज्जत है, अगर आप इलेक्शन के लिए खड़े हो जाते हैं तो आपको वोट बहुत सारे मिलेंगे। टॉमी मैथ्यू से कहता है कि अगर आप खड़े होंगे तो आप ये पंचायत इलेक्शन जरूर जीतेंगे और इसके बाद हम असेंबली इलेक्शन के बारे में सोच सकते हैं और इस वजह से हमारे खानदान की इज्जत भी बढ़ेगी। इसके बाद हम मैथ्यू के एक दोस्त थंकन को देखते हैं जो ड्राइविंग स्कूल में काम करता है। वो लोगों को ड्राइविंग करना सिखाता है। तभी उसकी नजर पड़ती है अपने बेटे कुट्टन पर, जो स्कूल में पढ़ने वाले लड़के के साथ लड़ रहा था, वो भी किसी लड़की को लेकर। थंकन वहां पहुंचकर अपने बेटे को संभालता है और उसे घर लेकर आता है, जहां उसकी बुआ आई हुई थी, लेकिन कुट्टन अपनी बुआ से ठीक से बात भी नहीं करता। सीआरपी पार्टी के पार्टी ऑफिस में हम मैथ्यू को देखते हैं और प्रदीप और रवि जो पार्टी मेंबर हैं वो बता रहे होते हैं कि कैसे मैथ्यू के पापा देवसी ने इस पार्टी के लिए अपना कितना वक्त दिया है और उन्हीं के वजह से आज ये पार्टी इस मुकाम तक पहुंचा है और मैथ्यू की भी सभी जगह बहुत इज्जत है और उनके जैसा डिजर्विंग कैंडिडेट और कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए वो चाहते हैं कि 3 नंबर वार्ड से मैथ्यू इलेक्शन के लिए खड़ा हो और मैथ्यू भी बहुत सोचने के बाद इलेक्शन में खड़ा होने के लिए मान जाता है और सारे पार्टी मेंबर्स बहुत खुश हैं। फिर रात में हम मैथ्यू और उसकी पत्नी ओमना को देखते हैं जो एक साथ सो रहे थे और दोनों बातें कर रहे होते हैं इसी इलेक्शन के बारे में। और उसके बाद मैथ्यू पूछता है कि आखिर उसकी बेटी को इतनी जल्दी कॉलेज क्यों जाना पड़ गया, वो तो हाल ही में घर वापस आई थी। ओमना कहती है शायद वो अपने कॉलेज फेस्ट में बिजी है इसलिए वो कॉलेज चल गई, पर हम ओमना के चेहरे को देखकर समझ सकते हैं वो किसी चीज को लेकर परेशान है। अब सुबह में मैथ्यू के पापा देवसी को देखते हैं जो सुबह टहल कर अपने घर आते हैं और मैथ्यू अपने पापा से बात भी नहीं करता। वो जाकर अपनी पत्नी से कहता है इलेक्शन का काम मुझे जल्दी स्टार्ट करना होगा, इस बारे में पापा को बता देना। घर का काम करने के बाद ओमना भी बाहर काम करने के लिए चली जाती है। पार्टी ऑफिस में सभी बात कर रहे होते हैं कि कैसे लोगों को मनवाएंगे वोट देने के लिए। जब वो अपने प्लान को डिस्कस कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ प्रदीप आता है और वो रवि को कहता है नॉमिनेशन का डेट बहुत नजदीक आ गया है, लेकिन एक केस सामने आ गया है जो हमारी मुश्किल बढ़ा सकता है और ये केस क्या है ये आगे चलकर पता चल ही जाएगा। कुट्टन अपने स्कूल से घर आता है और उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। उसके पापा थंकन उसे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है। उसका बेटा अपने पापा से पूछता है कि आपके और मैथ्यू के बीच चल क्या रहा है। टॉमी अपनी बहन को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच जो झगड़ा है उसे आपस में सुलझा लो, इस तरह से सब कुछ बाहर बताने की क्या जरूरत है। इस उम्र में डिवोर्स देकर क्या साबित करना चाहती हो तुम। आखिर में मैथ्यू अपने घर आता है और ओमना अपने पति को इग्नोर कर रही थी। कुछ समय के बाद वो अपने घर पे प्रेयर करती है और देवसी अपनी बेटी का एक वीडियो देखता है जिसमें वो काफी परेशान थी क्योंकि उसकी भाभी ने केस कर दिया है और इस वजह से वो भी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मैथ्यू अपनी पत्नी से पूछता है कि आखिर हम कब तक एक दूसरे से नजर चुराते रहेंगे, तुमने जानबूझकर ऐसा किया। जब मैं इलेक्शन में खड़ा होने वाला था तभी तुम्हें पता है ना कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। ओमना बताती है कि मैंने ये पिटीशन 2 महीने पहले ही फाइल किया है, बस आपको मैंने बताया नहीं था। अगले दिन मैथ्यू पार्टी ऑफिस जाता है और प्रदीप और रवि से कहता है कि उन दोनों के कहने के वजह से वो इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ, लेकिन नॉमिनेशन अभी तक उन्होंने फाइल नहीं किया। इस वजह से मैथ्यू पीछे हट जाना चाहता है क्योंकि फिलहाल उसका सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी प्रदीप मैथ्यू को समझाता है कि आप नॉमिनेशन फाइल कर दीजिए, बाकी हम सब संभाल लेंगे। इसके बाद पार्टी के लोग पोस्टर लगा देते हैं कि इंडिपेंडेंट लेफ्टिस्ट कैंडिडेट मैथ्यू को वोट देने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं ऑपोजिशन पार्टी वाले भी अपना प्रचार शुरू कर देते हैं और वो एक घर में जाते हैं और मैथ्यू के बारे में बुरा भला कहने लगते हैं। कहते हैं कि वो एक अच्छा इंसान
आसान नहीं है। सोचो अगर इलेक्शन में वो जीत जाता है तो देश की क्या छवि बनेगी। लेकिन वो आदमी कह देता है कि वो वोट देगा मैथ्यू को, क्योंकि ये जो मामला है वो मैथ्यू का निजी मामला है और वैसे भी सामने का ब्रिज खराब हो गया है और उसकी मरम्मत अभी तक नहीं हुई, तो वो आखिर दूसरे पार्टी को वोट देगा क्यों। मैथ्यू अपनी बेटी फेमी से मिलने के लिए उसके कॉलेज आता है और उसे भी इस केस के बारे में पहले से पता है और उसके पापा समझाते हैं कि तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 2-4 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी माँ के मन में क्या है समझ नहीं आ रहा और वो खुलकर बात भी नहीं कर रही। फेमी बताती है कि 2 महीने पहले पिटीशन फाइल करने वक्त माँ से मेरी बात हो गई थी और मुझे सब कुछ पता है और इस बात को लेकर वो अपने पापा से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। अब गांव में सभी थंकन का काफी मजाक उड़ाने लगते हैं, जिस वजह से कुट्टन भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। मैथ्यू अपनी पत्नी से पूछता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, कि हम दोनों कोर्ट में एक दूसरे से लड़ें। ओमना उसे कहती है कि आप कागज उठाकर देख लीजिए, कुछ भी गलत लिखा हुआ है क्या, अगर गलत लिखा हुआ है तो बेशक मुझसे लड़िए। अगले दिन प्रदीप मैथ्यू को लेकर एक लॉयर के पास जाता है, संजीता, और वो कोर्ट के कागज को देखकर कहती है कि आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एलिगेशंस का कोई प्रूफ नहीं है। मैथ्यू कहता है कि कागज में बार बार क्रुएल्टी के बारे में लिखा हुआ है, जिस पर संजीता कहती है वो इसीलिए क्योंकि आपकी पत्नी को लगता है कि आपका चक्कर किसी दूसरे मर्द के साथ चल रहा है और इसीलिए भी क्योंकि पत्नी को शारीरिक सुख नहीं मिला, शायद इसी को बार बार वो क्रुएल्टी नाम कहकर मेंशन कर रही है। लॉयर कहती है कि ऑपोजिशन लॉयर अमीरा ऐसे ही बहुत कुछ लिखते रहती है, वो भी बिना किसी प्रूफ के, आप टेंशन मत लीजिए। प्रदीप कहता है मैथ्यू इलेक्शन के लिए खड़ा होने वाला है, इसीलिए इस केस को जल्दी से जल्दी निपटा देने। संजीता कहती है तो फिर हम हाई कोर्ट से स्पीडी डिस्पोजल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद वकील मैथ्यू से सवाल पूछने लगती है कि आपकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है क्या, जिस पर मैथ्यू कहता है ऐसा तो नहीं है। लॉयर पूछती है कि आपका मिस्टर थंकन के साथ कैसा रिलेशनशिप है। मैथ्यू कहता है बस वो एक दूसरे से हालचाल ही पूछते हैं। लॉयर पूछती है कि आपका आपकी पत्नी के साथ रिश्ता कैसा है। मैथ्यू कहता है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो बस ओमना से अलग नहीं होना चाहता क्योंकि उनके शादी के 20 साल हो गए हैं। लॉयर कहती है इस बारे में मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। इसके बाद ट्रायल के पहले दिन में दोनों पति पत्नी को काउंसलिंग के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन वो काउंसलर उन दोनों को देखकर कहती है मुझे नहीं लगता आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है। ओमना के मन में क्लैरिटी है जो मुझे दिख रही है और शायद आपको खुलकर बात करनी चाहिए कि आपके मन में है क्या। थंकन को उसका एक दोस्त ताना मार रहा था कि मैथ्यू के वजह से तुझे भी ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। मैथ्यू की जिंदगी खराब तो हो ही गई है, साथ ही तेरी भी हो जाएगी। जब तुझे कुछ मदद लेने का वक्त आएगा तो कोई तेरी मदद नहीं करेगा। थंकन ये सबसे बहुत परेशान हो जाता है। अगले दिन सीआरपी पार्टी का एक कैंपेन चल रहा था और उसमें लोगों से कहा जाता है मैथ्यू को वोट देने के लिए, और उसका जो पर्सनल प्रॉब्लम चल रहा है उसको भी हम इलेक्शन टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। भले ही ये बात हमें एक झटके की तरह लगा, लेकिन इस बात से हम मुकर नहीं सकते कि मैथ्यू इस पार्टी की भलाई और यहाँ रहने वाले लोगों की भलाई के बारे में ही सोचता है। तभी वहाँ पर अचानक बारिश होने लगती है और रैली को रोकना पड़ता है। मैथ्यू अपने इलेक्शन प्रचार का पर्चा बांट रहा था, तभी एक दुकान पर उसे थंकन मिल जाता है और दोनों के बीच थोड़ी सी टेंशन लग रही थी। अब अगले दिन हम ट्रायल में देखते हैं कि एडवोकेट संजीता जज से रिक्वेस्ट करती है फैसला जल्दी सुनाने के लिए, क्योंकि उसका क्लाइंट इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है। देवसी यानी कि मैथ्यू के पापा जाते हैं थंकन जिस दुकान में काम करता है वहां से कुछ सामान खरीदने, और दोनों एक दूसरे से नजर भी नहीं मिला रहे थे। मैथ्यू के घर पे चर्च के फादर आते हैं जो मैथ्यू को चर्च से बहिष्कार करने के बारे में सोच रहे थे। फादर ओमना से कहते हैं कि तुमने जो फैसला लिया है उससे पीछे हट जाओ, क्योंकि मैथ्यू समझौता करने के लिए तैयार है। ओमना कहती है मैंने बहुत सोच समझकर ये डिसीजन लिया है, अगर मैं अब पीछे हट जाती हूँ तो मैं खुद के नजरों में गिर जाऊंगी। सभी के जाने के बाद ओमना अपने भाई का साथ चाहती है और कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं खुशी से आगे बढ़ूं तो मेरा साथ दीजिए। ओमना को अपोजिशन पार्टी का एक मेंबर का कॉल आता है जो कहता है कि आपने अपने पति पर केस करके बहुत अच्छा किया, इसी का इंतजार हम कर रहे थे, किसी तरह की कंट्रोवर्सी खड़ी हो। और वो कहते हैं कि अगर आपको जरूरत पड़े तो हम मदद के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसके अगले दिन हम ट्रायल को देखते हैं। संजीता ओमना से कई सारे सवाल पूछती है और वो बताती है कि मुझे लगता है आप अपने पति पर ये झूठा इल्जाम लगाकर अपना बदला निकालने की कोशिश कर रही हैं, जिस पर ओमना के साइड से लड़ने वाली लॉयर अमीरा कहती है वैसे भी मैथ्यू ने अपने होमोसेक्सुअलिटी को लेकर कभी खुलकर बात ही नहीं की, और वैसे भी ऐसे कई लोग हैं जो होमोसेक्सुअल हैं लेकिन शादी करके आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। संजीता कहती है मैथ्यू समाज का बहुत ही इज्जतदार आदमी है और अगर वो गे है भी तो ये क्राइम तो नहीं है। संजीता पूछती है तो फिर आपकी एक बेटी भी है, अगर आपका पति गे है तो फिर आपकी बेटी कैसे हुई। ओमना कहती है बहुत जिद करने के बाद वो पैदा हुई, और वो ये भी बताती है कि शादी से लेकर अब तक उन दोनों के बीच सिर्फ 4 बार सेक्स हुआ है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और
शर्म से मैथ्यू का सिर भी झुक जाता है। लेकिन संजीता कहती है कि मेरे क्लाइंट ने आपके ऊपर कोई डोमेस्टिक वायलेंस या कोई टॉर्चर तो नहीं किया। अमीरा कहती है बात वो नहीं है, बात ये है कि मैथ्यू ने अपने सेक्सुअलिटी को छुपाकर मेरे क्लाइंट की जिंदगी को खत्म कर दिया। ये एक तरह से क्रुएल्टी ही है और इस वजह से ओमना डिवोर्स ले सकती है। और वो जज को ये भी बताती है कि मेरी क्लाइंट एक भी पैसा नहीं लेना चाहती, वो सिर्फ डिवोर्स चाहती है। संजीता ओमना से पूछती है कि आपको कब पता चला कि मैथ्यू होमोसेक्सुअल है, जिसके बाद वो कहने लगती है शादी के कुछ दिन बाद ही मुझे समझ आ गया था, पर मुझे लगा वो किसी बात को लेकर शायद टेंशन में है। और जब बच्ची पैदा हुई तो मुझे यकीन हो गया कि मेरे पति का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। जज ओमना से पूछते हैं कि आपके पास कोई सबूत है कि आपके पति का उसके दोस्त के साथ अफेयर चल रहा है। ओमना के पास कोई सबूत नहीं है, जिसके बाद वो लॉयर अमीरा भी थोड़ी टेंशन में आ जाती है। संजीदा पूछती है कि 18 साल पहले आपको सब कुछ पता चल चुका था तो आपने अभी पिटीशन क्यों फाइल किया, तब क्यों नहीं? ओमना खामोश खड़ी रहती है और संजीदा जज को बताती है कि इसी से पता चलता है कि ओमना मैथ्यू को किसी पर्सनल प्रॉब्लम के वजह से डिवोर्स दे रही है। होमोसेक्सुअलिटी तो बस एक बहाना है। अमीरा कहने लगती है कि सालों से औरतों को दबाया ही गया है और वो अपनी फीलिंग्स को भी छुपा कर रखती हैं। लेकिन जब ओमना का सब्र का बांध टूट गया तो वो इस केस को लड़ रही है, तो इसमें गलत क्या है? वैसे भी सेक्शन 377 के हटने से पहले होमोसेक्सुअलिटी एक क्राइम था, मतलब कि कुछ साल पहले मैथ्यू एक क्रिमिनल थे। हो सकता है इसीलिए ओमना ने इस केस को अभी लड़ना सही समझा। अमीरा मैथ्यू को कटघरे पर बुलाती है और उसे पूछती है कि अगर गे होना कारण नहीं होता तो आपको क्या लगता है, आपकी पत्नी आपको डिवोर्स क्यों देना चाहती है? मैथ्यू कहता है मुझे नहीं पता, जिसके बाद वो लोग उसके रिलेशनशिप के बारे में सवाल पूछने लगते हैं, जिससे मैथ्यू थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने लगता है क्योंकि वो कबूल नहीं करना चाहता कि वो गे है। ये सब देखकर संजीदा भी थोड़ी सी घबरा गई थी और वो केस हार न जाए इसलिए ट्रायल होने के बाद वो अपने क्लाइंट मैथ्यू को समझाती है, मुझे लगा आप समझदार इंसान हैं, आपने मुझसे जो भी कहा सच कहा होगा, लेकिन आपने मुझसे बहुत कुछ छुपाया, आप मुझसे आकर ऑफिस में मिलिए। मैथ्यू अपने गाड़ी के पास आता है तो उसे एलजीबीटी कम्युनिटी में काम करने वाला एक लड़का मैथ्यू मिलता है जो उसे कहता है कि आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं मैं समझ सकता हूँ। मैथ्यू वैसे भी जो हो रहा है उससे बहुत नाराज था, इसलिए वो उस लड़के को नजरअंदाज करते हुए वहां से चला जाता है। मैथ्यू को उसका साला टॉमी समझाता है कि आपको इस केस को वापस ले लेना चाहिए, मेरी बहन को आजाद कर दीजिए। पहले मैं अपनी बहन को समझ नहीं पाया, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि वो जो कर रही है वो सही कर रही है। देवसी अपनी बहू से रिक्वेस्ट करता है कि तुम इस केस को वापस ले लो, मेरे बेटे को छोड़ दो। ओमना उसे कहती है आपको भी पता है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है और आपको आपके बेटे के बारे में सब कुछ पता था और इसीलिए आपके और आपके बेटे के बीच बातचीत होती नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि अक्सर बेटे अपने बाप से इसी तरीके से थोड़े दूर रहते हैं, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि आखिर मांजरा है क्या। वो उन्हें समझाती है कि मुझे उनके इज्जत के साथ खेलने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मुझे ये करना पड़ा क्योंकि अब मुझसे नहीं हो सकता। थंकन जिस दुकान में अपने दोस्त के साथ शराब पी रहा था वहाँ वो अपने बेटे कुट्टन को भी देखता है, वो भी शराब पीते हुए, और वो उसे जाकर बात करता है और कुट्टन रोते हुए कहने लगता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं रहा, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैथ्यू अपने पार्टी ऑफिस में होता है और इलेक्शन कैंपेन के बारे में डिस्कस कर रहा था, तभी उसे लॉयर संजीदा का कॉल आता है जो बताती है कि ऑपोजिशन से एविडेंस को दोबारा से खुलवाने का पिटीशन डाला गया है और एक और विटनेस आने वाला है। और अगले दिन हम ट्रायल में देखते हैं कि वो विटनेस कोई और नहीं बल्कि मैथ्यू के पापा देवसी हैं और उन्हें कटघरे में बुलाया जाता है और वो इस बात से सहमत हैं कि उसका बेटा होमोसेक्सुअल है और ओमना उसके बेटे से ये रिश्ता तोड़ना चाहती है। संजीदा उनसे पूछती है कि आपके पास कोई सबूत है प्रूफ करने के लिए कि आपका बेटा होमोसेक्सुअल है? देवसी कहता है वो मेरा बेटा है, उसके बचपन से ही मैं समझ गया था। अमीरा पूछती है तो फिर उसने शादी के लिए मना क्यों नहीं किया? देवसी कहता है मैथ्यू ने नहीं बल्कि ये मेरी ही जिद थी कि वो शादी करे, इसलिए वो तैयार हो गया शादी करने के लिए। थंकन अपने बेटे को अपनी बहन के साथ उसके घर भेज देता है ताकि उसे यहाँ रहकर उसे बेइज्जती न सहना पड़े। रात में मैथ्यू अपने पिता से बात करता है और उनके सामने कहने लगता है कि आप मेरे बारे में सब कुछ पहले से ही जानते थे, तो आपने डॉक्टर के सामने ये क्यों कहा कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? मेरे वजह से ओमना की जिंदगी बर्बाद हो गई। वो अपने पापा से कहता है कि उसे हर तरह की आजादी मिली है, लेकिन जब उसके पापा को उसे सच में समझना चाहिए था तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैथ्यू अपने पिता को गले लगाकर बहुत रोने लगता है और ये सब कुछ अपने कमरे में बैठकर ओमना सुन रही थी। थंकन भी अब काफी अकेला हो गया था और वो मैथ्यू को कॉल लगाता है उससे बात करने के लिए, लेकिन वो कॉल कट कर देता है। मैथ्यू ओमना से सॉरी कहता है और कहता है कि मैं पूरे दुनिया को बताना चाहता था कि मैं कैसा हूँ, लेकिन उसे हिम्मत ही नहीं हुआ। ओमना रोते हुए उसे पूछती है कि आखिर तुम मेरे साथ रहना क्यों चाहते हो? क्या तुम नहीं चाहते
ताकि तुम वैसी ही जिंदगी जियो जैसे तुम सही में चाहते हो। ये सब जो मैंने किया, क्या ये सब सिर्फ मैंने अपने लिए किया है? तुम्हें ऐसा लगता है? फिर वो मैथ्यू को गले लगाकर रोने लगती है और पूछती है, क्या आज रात हम दोनों एक साथ सो सकते हैं? इसके बाद वो दोनों आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं और एक साथ डिवोर्स पेपर पर साइन कर लेते हैं। कुछ दिन के बाद मैथ्यू ओमना को उसके घर छोड़ देता है और अब वो अपने घर पर अपने पिता और अपनी बेटी के साथ रहता है। भले ही दोनों अलग हो गए हैं, लेकिन अभी भी ओमना मैथ्यू के इलेक्शन के लिए उसकी मदद करती है, लोगों से वोट मांगने में। फिर आखिरकार इलेक्शन का दिन आ जाता है और एक दिन हम देखते हैं कि मैथ्यू ओमना को एक दूसरे आदमी से मिलाने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट ले जाता है। ओमना से अलग हो जाने के बाद वो ओमना के लिए कम से कम इतना तो कर ही सकता था। वो जब रेस्टोरेंट से बाहर आता है तो वो देखता है थंकन गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं और पोस्टर में देखते हैं कि मैथ्यू की ऐतिहासिक जीत हुई है, मतलब कि उसने इलेक्शन जीत लिया। और पोस्टर के पीछे रेनबो बना हुआ था जो LGBTQ कम्युनिटी को दर्शाता है और इससे ये भी पता चलता है कि मैथ्यू और थंकन अब एक साथ हैं। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।